जय हिंद। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो फोर्थ चैप्टर है, ठीक है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें लगभग आपका 4 से 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ लेते हैं और आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बन के आता है और साथ में आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी यानी आप केमिकल काइनेटिक्स के नाम से इस चैप्टर को हम जानते हैं। वैसे भी देखिए नीट के एग्जाम में भी काफ़ी बार ये पूछा जाता है और जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, चाहे वो आप AIEEE हो गया, चाहे आप JEE हो गया, चाहे नीट हो गया, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोग कीजिएगा। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम रासायनिक बलगतिकी के बारे में जान लेते हैं कि ये किस विज्ञान की शाखा में आता है और हम इसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए परिचय पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनके ऊपर विभिन्न कारक जैसे ताप, दाब तथा उत्प्रेरक आदि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मतलब अब सीधी सीधी भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि रासायनिक बलगति विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान की बात हो रही है। देखिए जो आपका विज्ञान है, जो क्लास 12 या जब आप इंटर में चले जाते हैं तो विज्ञान 3 तरह का हो जाता है। भले बुक एक ही आपको पढ़ाई जाती है लेकिन विज्ञान जो है इसमें 3 होता है। एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक आपका इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये फिजिकल केमिस्ट्री का है और आप इसको बड़ी आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान मतलब रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंदर इन उनकी जो अभिक्रिया होती है, जैसे अभिक्रियाएं किस तरह से होती हैं, उनके बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा कि ये जो अभिक्रिया होती है इनके अंदर आखिर हम उत्प्रेरक क्यों लगाते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है बहुत स्लो हो रही है तो उसको हम उत्प्रेरक अगर कोई डाल देते हैं तो अभिक्रिया बड़ी तेज से होने लगती है, या उसका तापमान हम बढ़ा देते हैं या उसका दाब बढ़ा देते हैं। तो आखिर इन चीजों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है किसी अभिक्रिया में, तो इस चीज के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मतलब उसके वेग और उन पर विभिन्न कारक ताप, दाब तथा उत्प्रेरक के प्रभाव का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब तीव्र एवं मध्य अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। देखिए अभिक्रिया 3 तरह की होती है। एक तो तीव्र होती है कि आपने फटाफट डाला फटाफट आपका बन गया। एक होती है मंद अभिक्रिया होती है कि भाई आपने डालें धीरे धीरे जो है क्रिया प्रोसेस हो रही है। एक होती है अतिमंद अभिक्रिया होती है। अतिमंद का मतलब आप उसको एक बार कर दीजिए उसके बाद सालों साल के बाद ही वो आपको प्रोसेस दिखेगा कि यार ये हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो 3 तरह से अभिक्रिया होती हैं। अब इन अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं हम लोग कि तीव्र अभिक्रिया कौन सी होती है, मंद अभिक्रिया कौन सी होती है, अति मंद अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसको हम स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन के नाम पे भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं यानी फास्ट एंड स्लो रिएक्शन इसको क्या कहते हैं, जो अभिक्रियाएं 10⁻³ में पूरी हो जाती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 सेकेंड का 1000वां भाग जो होता है उतने सेकेंड में अगर कोई अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, तीव्र अभिक्रिया कहेंगे। 10⁻³ यानी आप कोई सेकंड है उसका 1000वां भाग आप ले लीजिए, उसमें अगर कोई अभिक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है तो उसको आप कहेंगे तीव्र अभिक्रिया के अंदर वो आता है। जो अभिक्रिया 10⁻² से ज्यादा समय लेती है, मतलब आप समझ सकते हैं कि उतने सेकंड में या उससे बहुत, अब ज्यादा का मतलब आप समझिए कि उतना उससे थोड़ा सा ज्यादा ले रही, ज्यादा का मतलब यहाँ पे कम लिखा है लेकिन सेकेंडों में या मिनटों में चले जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, मंद अभिक्रिया कहेंगे। जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल उदासीन या अवशोषण के तौर पे आती है उसको अति मंद अभिक्रिया कहेंगे। वैसे हम एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे तीव्र अभिक्रिया यानी फास्ट रिएक्शन क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाल देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, NaCl और H2O बन जाता है। ये ज्यादातर केमिस्ट्री में आपको करा के सिखाया जाता है। आपको यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है यानी NaOH प्लस HCl जब आप डाल देते हैं तो आपका बन जाता है क्या, NaCl यानी नाइट्रोजन सोडियम क्लोराइड बन जाता है प्लस आपका पानी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन है आपका इसी का है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को जब आप KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड में जब डाल देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बन जाता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। यानी ये जो चीजें हैं एक दूसरे को रिप्लेसमेंट कर देती हैं। यहाँ का Cl यहाँ पे आ जाता है और ये जो नाइट्रेट है पूरा यहाँ पे आपका के पास चला जाता है यानी पोटेशियम के पास चला जाता है। तो आपका प्रोडक्ट कौन सा बनता है, यानी आपका सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और प्लस आपका पोटेशियम नाइट्रेट आपका बनके तैयार हो जाता है, ठीक है।
अतिमध्य अपक्रिया के बारे में जानते हैं, जैसे लोहे पे जंग लगना, कभी कभी एक नंबर का न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कि लोहे पे जंग लगना कौन सी अपक्रिया है, दूध का दही बनना कौन सी अपक्रिया है। तो ये चीजें आपको मैं बता दूं, तो लोहे पे जंग लगना एक तरह से आपकी रासायनिक अपक्रिया है, क्योंकि जब आपका जो लोहा होता है Fe, जो Fe जब आपका पानी से जब क्रिया करता है तो वो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हवा में नमी होती है, नमी में ही पानी होता है, और पानी को हम H2O बोलते हैं। जब आपका पानी लोहे से क्रिया करता है तो सोडियम सॉरी फेरिक ऑक्साइड आपका बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो लोहे पे जंग लगना, ठीक है। उसके बाद आपका सोडियम आपका हाइड्रोजन हो गया प्लस आपका हाफ H2O यानी H2O बन जाता है। ये बहुत टाइम लगता है इसमें, ये क्रिया बहुत ही स्लो होती है, तो ये जो प्रोसेस आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये आगे की चीजें मैं बताऊंगा आपको कि जब आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो पानी बनता है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं बनता है। आपको अगर एक बर्तन में हाइड्रोजन ले लीजिए, एक बर्तन में आप ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों को मिलाते रहिए, जिंदगी भर मिलाएंगे लेकिन आपका पानी नहीं बनेगा। इसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं, विद्युत चिंगारी आपको उसमें उत्पन्न करना पड़ता है, कुछ बूंदे और एक्स्ट्रा पानी की होनी चाहिए, तब जाके आपका जो है क्रिया संपन्न होती है और तब जाके आपका पानी बनता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग मंद अपक्रिया के बारे में, यानी अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट को जब आप इसको जब तोड़ देते हैं तो आपका किस में बन जाता है, N2 यानी नाइट्रोजन में टूटता है प्लस आपका 2H2O, दो अणु आपका पानी में टूट जाता है। इसी तरह से आपका सोडियम सल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड को जब आप तोड़ते हैं तो एक भाग आपका हाइड्रोजन बन दो भाग आपका हाइड्रोजन बनता है, दो भाग आपका सल्फाइड बन जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रियाएं होती है ये बहुत मतलब मंद का मतलब नॉर्मली जो है थोड़ा सा फास्ट से थोड़ा सा स्लो चलती हैं, एक तरह से ये अपक्रियाएं आपकी संपन्न होती हैं, ठीक है। अब अपक्रिया का वेग समझेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसके विषय में जानेंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई अपक्रिया कितना समय ले रही है, उसके अंदर का वेग कितना तेज चल रहा है। जैसे कोई आप अपक्रिया कर रहे हैं, मान लीजिए कोई रिएजेंट आपने मिला दिया और आप उसको देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि भैया इसके अंदर का जो प्रोसेस हो रहा है आखिर वो कितना समय ले रहा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अपक्रिया का वेग उसको बोलेंगे। तो पहले हम इसकी जो है परिभाषा देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। मान लीजिए कोई चीज आपने डाला, मान लीजिए कोई उत्पाद जो होता है, उत्पाद बनने में जो समय लगता है उसके बीच का जो सांद्रण, यानी जो सांद्रण का मतलब होता है जो उसका अवक्षेपण होता है, यानी जो उसका लिक्विडेंट जो कम होने लगता है तो उसी में कितना समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपक्रिया का वेग कहते हैं। किसी अपक्रिया में इकाई समय में हुए अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन उस अपक्रिया का वेग कहलाता है, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, अपक्रिया का वेग बराबर अपक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों के सांद्रण में कमी बटे अभिक्रिया में लगा समय, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं अभिक्रिया के सांद्रण में कमी बटे अभिक्रिया में लगा समय। तो मैंने अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया में ही चीजें आपको प्रोसेस करनी होगी। अभिक्रिया का औसत वेग बराबर होता है X/T होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक समझ लेते हैं। देखिए जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसको आखिर कौन कौन सी चीजें आप उस अभिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला जो होता है अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अभिकारक अणुओं की सांद्रता का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, हो रही है, ठीक है, बिल्कुल उसका तापमान आपको निश्चित रखना है, उसका तापमान में कोई भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, तापमान निश्चित रखना है। अगर आप उसके अणुओं की सांद्रता को बढ़ा देंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने पानी लिया है, उसमें आपने नमक डाला यानी NaCl डाल दिया, ठीक है। तो NaCl आप डाल रहे हैं, पहले आपने 1 चम्मच डाला, 1 चम्मच का मतलब होता है आप ग्राम से ले लीजिए, पहले आप 100 ग्राम डाले, तो 100 ग्राम डालने के बाद उसके अंदर का जो रिएक्शन है थोड़ा सा स्लो चलेगा। लेकिन अब आप उसी में 200 ग्राम डाल दीजिए, तो 200 ग्राम डालने का मतलब है आपने जो NaCl था उसकी मात्रा आप बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी सांद्रण जो होता है, सांद्रण मतलब जो गाढ़ापन है वो बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने वही लिख रहा है अभिक्रियक अणुओं की सांद्रता। जब आप गाढ़ापन बढ़ाएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा बढ़ेंगे, वहां पे ज्यादा हो जाएंगे। जहां पे आपने 1 चम्मच में डाला आप 1000 थे, मान लीजिए 1000 थे, तो 2 चम्मच में 2000 हो जाएंगे। तो जब ये अणुओं की संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनका जो टकराव होगा वो बहुत तेजी से होगा, मतलब घनत्व जो है बढ़ गया। घनत्व बढ़ने की वजह से जो क्रिया होती है वो थोड़ा सा तेज होने लगती है, ठीक है। इसी को आप क्या कहेंगे, अभिक्रिया अणुओं की सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता पे डिपेंड करता है कि उसकी सांद्रता क्या है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ताप ताप बढ़ाने पे भी यही चीज होगा। मान लीजिए आपने एक चम्मच आपने डाल दिया है, ठीक है, मान लीजिए 100 ग्राम आपने नमक डाल दिया है। अब उसका तापमान पहले था आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसका तापमान आप बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो पता चला आपने 100 डिग्री टेम्परेचर कर दिया।
तो 100 डिग्री जब टेम्परेचर कर दिया तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल थे उसको एनर्जी मिल गई, ये हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में। जब एनर्जी मिल गई तो वो क्या करता है, धीरे धीरे सभी को कनेक्टिविटी टकराना स्टार्ट ज़्यादा कर देता है, तो ताप भी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिससे रिएक्शन आपका बड़ी तेजी से होता है। इसलिए जब कोई भी आप चीज़ मिलाते हैं तो आपको पता चलता है डालने के बाद आप उसको गर्म करते हैं, तभी इस अभिक्रिया थोड़ा सा तेज होती है। तो ताप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी अणुओं की सांद्रता और ताप पे डिपेंड करता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिया है, कोई क्रिया हो रही है और क्रिया बहुत स्लो चल रही है, पता चला कि आपने उसमें कोई चीज़ ऐसा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐसा मिला दिया आपने, तो क्रिया थोड़ी सी तेज होने लगती है। तो क्रिया तेज होने का मतलब होता है कि वो उस तत्व को प्रभावित करने लगता है जो आपने पहले वाला तत्व डाला था, उसके बाद जो आपने तत्व डाला वो प्रभावित होने लगता है, जिसकी वजह से उत्प्रेरक आपको कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रकाश। प्रकाश भी जैसे जो रिएक्शन जो है प्रकाश अवक्षेपी होते हैं, अवशोषण करते हैं, उसमें भी ये प्रकाश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मतलब प्रकाश का मतलब ताप से ही डिपेंड होता है, ताप भी उसको ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल से तात्पर्य है कि जब आप कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए ज्यादा है तब भी आपकी अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, मान लीजिए कम है तब भी जो है थोड़ा स्लो चलेगा। तो ये जितनी भी मैंने अभिकारक आपको बताए, यानी अभिकारक, अणुओं की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, प्रकाश, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सारे जो हैं किसी भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, या तो वो बढ़ा सकते हैं अभिक्रिया का वेग, या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, अभी बेसिक चल रहा है, आगे चल के मैं आपको इस चैप्टर का मेन टॉपिक आपको भी बताऊंगा। ठीक है, अब अभिक्रियाओं का वेग का नियम, आप रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, स्थापित करने वाली, यहाँ पे देखेंगे अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले रासायनिक समीकरण, यानी समीकरण क्रिया के वेग को हम समीकरण या वेग नियम कहते हैं। मतलब वेग और अभिकारक की सांद्रता में जो नियम जो स्थापित किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग नियम कहते हैं। मतलब आप वेग ले लीजिए, अभिक्रिया क्या है, वेग हो गया और उसका सांद्रण हो गया, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बीच के जो सांद्रण और वेग के बीच का जो संबंध स्थापित करने वाले नियम को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की वेग समीकरण या वेग नियम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेग r बराबर वेग स्थिरांक के इंटू अभिक्रिया की सांद्रता। तो ये किसी अभिक्रिया का वेग निकालना है तो आपको r बराबर क्या करना होगा, k इंटू अभिक्रिया की सांद्रता। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ अभी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आपने देखा कि रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसके विषय में मैंने आपको सभी को पूरी जानकारी दिया है। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। अपने हर एक दोस्तों को आप वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।